13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेरेंट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब्लम खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था कि खवातीन स्टेक होल्डर हैं, तो खवातीन की आवाज़ अभी तक क्यों नहीं आ रही है। और उसमें यह था कि अगर हम प्रोटेस्ट करने बाहर आते हैं या इलेक्शन कमीशन के भी बाहर इवन प्रोटेस्ट करने गए, बहुत दिन जाते रहे, तो वहाँ पुलिस आ जाती है और वो आके बाकायदा अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एज ए पटिशनर हमें अंदर जाना पड़ा। बंदयाल साहब भी थे जिन्होंने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली थी और 3 अप्रैल को जब हमने असेंबली तोड़ दी थी तो उसको एल्फी लगा के वापस उन्होंने ही जोड़ा था। और सबसे बड़ी फेवर उन्होंने पीडीएम को उस टाइम पे दी थी। उन्होंने पोडियम पे बुलाया था बिलावल को, उन्होंने पोडियम पे बुलाया था शहबाज शरीफ को, उन्होंने इमरान खान साहब को पोडियम पे बुला के बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब खान साहब अरेस्ट हुए हैं 9 तारीख को, तो हमें ये नहीं पता था कि उनको आज अरेस्ट किया जाएगा और इस तरीके से, क्योंकि जब वो सुबह निकले थे उन्होंने कहा था अरेस्ट वारंट्स लिए हैं और मुझे ले जाएं आके। ये किसी ने नहीं सोचा था कि बख्तरबंद गाड़ी आएगी, फिर उनके शीशे तोड़े जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के शीशे तोड़े जाएंगे, उनके बायोमेट्रिक सेक्शन के शीशे तोड़े जाएंगे और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो उस कोर्ट में बैठा हुआ है वहीं पेश होने के लिए आप उठाएं अपना आइन और कानून, देखें कि इसकी इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको तो उनके पुराने जो चीफ जस्टिस गए थे उन्होंने रिटन ऑर्डर दिए हुए थे कि आपको पीटीआई से रिलेटेड या इमरान खान से रिलेटेड कोई भी केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जजमेंट की वायलेशन में होता ये कि हर केस वो खुद सुनते हैं। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, 45 केस हैं, 18 उनमें से एटीसी में चल रहे हैं, एक ही दफा 27 लगाई गई और एक भी एविडेंस पेश नहीं किया गया। तो अब आप कहेंगे कि क्रिमिनल बैठी है मेरे सामने। मुझे फिर कोर्ट्स में जाना पड़ा। 1 महीना मैंने अपना कंटेस्ट किया केस, मेरा मर्जी का निशान मुझे नहीं दिया गया, बल्ला तो छीन लिया था, मर्जी का निशान नहीं दिया गया। आरओ ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे मैसेज भिजवाया कि क़यामत तक आप इंतजार करेंगी ना, तब भी आपका निशान हम नहीं बदलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए पॉडकास्ट के साथ आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, ख़वातीन विंग की आप सदर हैं। शी इज़ द प्रेसिडेंट विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर एमएनए। और अभी जब ये केस गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसकी अपील पेशावर हाई कोर्ट के बाद की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आप पटिशनर थी इसमें। ख़वातीन नेचुरली ख़वातीन की काफ़ी नशिस्तें हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी, तो उस हवाले से पटिशनर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। कमल शोज़ब साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डिसीजन जब आया था, बाकी सहाफ़ी भी थे, हम भी कोर्ट के अंदर थे, और ज़ाहिर है कि आप कुछ जज्बाती भी हो गई थी, कुछ आंखों से आपके आंसू आ गए जब वो फैसला आया। बट अभी तक हमने देखा है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या आप लोगों की पार्टी की स्ट्रैटेजी है इस हवाले से, और अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? थैंक यू वेरी मच वहीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो वो केस बड़ा काफ़ी अपील उसकी बहुत अरसे तक पेंडिंग में पड़ी रही, वो लग नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो उठा लिया, आप क्योंकि उसको कवर कर रहे थे, आपने देखा था कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आती रहीं। सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम कोर्ट्स के बाहर आके खड़े होते थे, मैं अंदर मौजूद रही हूँ थ्रू आउट। और फिर उसका एक क्योंकि एसआईसी की तरफ से भी केस रजिस्टर हुआ था, और आपने जिस तरह बताया, तो आपके नाजरीन के लिए मैं ज़रूर बता दूं कि मैंने एज ए पटिशनर जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पटिशन डाली थी, और मैंने अप्रूवल ली थी इमरान खान साहब से डायरेक्ट जाके। तो अल्टीमेटली जिस वक्त रिलीफ मिला है तो वो मेरी पटिशन पे मिला है। सलमान अकरम राजा साहब वाज काइंड इनफ कि उन्होंने ये केस उठाया था। तो एसआईसी को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्टी, उस वक्त तक पार्टी को ये पता नहीं था कि हम भी केस करने जा रहे हैं एज ए ग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था कि खवातीन स्टेक होल्डर हैं, तो खवातीन की आवाज़ अभी तक क्यों नहीं आ रही है। और उसमें यह था कि अगर हम प्रोटेस्ट करने बाहर आते हैं या इलेक्शन कमीशन के भी बाहर इवन प्रोटेस्ट करने गए, बहुत दिन जाते रहे, तो वहाँ पुलिस आ जाती है
और वो आके बाकायदा अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एज ए पटिशनर हमें अंदर जाना पड़ा। सो उससे ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान की खवातीन ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखा और उसको उन्होंने एडमायर भी किया। जिस तरीके से तमाम जजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत आपने देखा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस था, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो उस तरफ थी। लेकिन बहुत हल्के ये कह रहे थे कि ये आप लोगों को सीट्स नहीं मिल सकती, ये सीटें नहीं मिलेंगी। तो वो जज्बाती होने की वजह ये थी कि ना सिर्फ सीटें मिली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असेंबली में मानी गई कि वो एज ए पार्टी सर्वाइव करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई। जी हाँ। अच्छा, और 2/3 मेजॉरिटी जो नाजायज दी गई थी स्पीडियम की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो वापस आ गई। सो अभी अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद होना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और एक मेजॉरिटी मेंबर्स की जजमेंट है, बेंच की जजमेंट है, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की बजाय उसमें ले तो लाल किए जा रहे हैं, उसके ऊपर रिव्यू डाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक डिटेल जजमेंट भी बाहर नहीं आई है। तो काफी सारे डिटेल जजमेंट तो आ जाती है फिर विद इन 15 डेज और लेकिन अभी तक छुट्टियां चल रही थी ना जी, कोर्ट की छुट्टियां थी। अब ये जजेस छुट्टियों पे हैं। हाँ जी, तो ये अभी बस ये वीक चल रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद आई होप के जल्दी डिटेल जजमेंट भी आएगी और इस पे इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस सारे केस का रिएक्शन ये आया कि हमारे तकरीबन 4-6 MNAs और जो हैं उनको दोबारा से सीट्स में जो रिकाउंटिंग हुई वो भी आपके सामने है। 4 MNAs उड़ा दिए गए, 4 उठा लिए गए। वो जो एबडक्शन का एक तमाशा चल रहा है, एनफोर्स्ड एबडक्शंस का, और वो भी हुआ। फिर बहुत सारे लोगों के एफिडेविट्स जब जमा हुए थे तो आपने देखा कि ऑफिस में धावा बोल दिया गया। हमारी खवातीन बैठी हुई थी, वो उठाई गई ऑफिस से। मैं अडयाला जेल गई हुई थी, मुझे वहाँ जब मैं बाहर निकली हूँ तो कॉल आई कि आपने इस तरफ नहीं आना है क्योंकि सीटें लिस्टें जमा हो गई हैं। तो फिर दोबारा उठाने वाला सीजन स्टार्ट हो गया। मतलब ये इस तरह की इतनी सिचुएशन वर्स्ट है कि कई दफ़ा तो बंदा हैरान होता है कि यार इस्लामी और जमहूरिया दोनों नाम लगाते हुए जब ये सारे मामलात हो रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि वाकई जमहूरिया, वाकई इस्लामी, कि ये वाली रवायात तो नहीं थी। और बाकी जहाँ तक पार्टी की स्ट्रैटेजी कह रहे हैं तो सलमान अकरम राजा साहब लीगल हेड बन चुके हैं, लीगल कमेटी के हेड हैं, और वो इस पे बड़ा तरीके से, क्योंकि उन्होंने ये सारा केस कंटेस्ट किया था, सो ही नोज एवरीथिंग। इस वक्त आप लोगों की जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है या जो डिस्कशन हो रही है इस हवाले से, जाहिर है और भी मामलात काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं आप लोगों के, बट पर्टिकुलरली दिस डिसीजन, तो आप लोगों की अब आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है? दरअसल कि डिटेल जजमेंट आ भी जाती है तो उसमें आप लोग फिर क्या, अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ये पहले भी लीगल फाइट थी और लीगल ही तरीके से इसको कंटेस्ट किया, प्लस पॉलिटिकल जो हमारी एक्टिविटी रही, साथ प्रोटेस्ट रहा, और अभी भी हम तो कोर्ट्स के पास ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है, और इस जजमेंट को देते हुए जजेस ने ये ऑप्शन दी थी कि आप चेंबर्स में भी आ सकते हैं, और अगर ये नहीं होगी, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किसी वजह से होगी तो फिर हम इसको देख लेंगे। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट वापस खुलती है और ये सारे जजेस वापस आते हैं, सो मोस्ट लाइकली कि हमें एक दफ़ा फिर अदालत का ही दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा। और इस तरह की ये जो डिटेल डिस्कशन है ना जी वहीद साहब, ये मैं क्लियर कर दूं, कोर कमेटी का एजेंडा होता है और उसमें ये ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं होती, सरसरी सी डिस्कशन ज़रूर होती है, लेकिन डिटेल डिस्कशन लीगल कमेटी में होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की पूरी जो पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो ज़ाहिर है केस के ऊपर है ना। गवर्नमेंट का भी इसकी बेस पे केसेस हैं जी, दे वांटेड कि जी हमारे पास वो जिस तरह से वो सीटें चली गई थी, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ गई थी, 228 आई थिंक नंबर्स चाहिए होते हैं उसके अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। तो वो जब डी नोटिफाई हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर जाहिर है कि उनका वो जो ये सुन रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के कवानीन जो है देवर ट्राइंग के जी हम नए इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करें, खासकर जुडिशरी के हवाले से तो अभी तक ऑन द कार्ड है। सारे केस के बाद जो सबसे चीज़ मुझे खतरनाक हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है वो जुडिशरी के ऊपर जो कू किया जा रहा है या उनको जिस तरीके से पुश बैक किया जा रहा है। कैसे कू हो रहा है जजेस के साथ? ये जो अब दोबारा बिल पेश किए जा रहे हैं कि नंबर्स बढ़ा दिए जाएं और 7 का नंबर बढ़ाया जाए। कल इस पे बहुत डिबेट हुई सेनेट में भी, अली जफर साहब ने भी उठ के पूरा नुक्ता बयान किया कि चलो अगर आप 2 बढ़ा रहे होते तो हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं। ये लोअर जुडिशरी में जहाँ लोग ख्वार हो रहे होते हैं,
जहाँ सालों केसेस नहीं लगते और जहाँ आपको जरूरत है ज्यादा जजेस की, हम्म। वहां पे तो आपका कोई फोकस ही नहीं है कि नंबर्स बढ़े। हम्म। जो सुप्रीम कोर्ट जिसके नंबर्स पूरे हैं, आप सबसे ज्यादा कवर करते रहे, यू नो इट वेल के 17 का जो बेंच था और 2 जजेस उस वक्त भी नहीं थे मौजूद, एक बीमार थे और एक छुट्टियों पे गई जी। थी। सो उसके बावजूद भी आप जो है वो 7 और जजेस लाने के चक्कर में कि नंबर्स ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर फैसले पे एक पूरी जो कुछ अमेंडमेंट्स आज हमने देखी हैं, हालांकि वो इज नॉट पार्ट ऑफ आप जो मौलाना साहब की पार्टी के जो नूर आलम साहब हैं पेशावर से जो मुंतखब हुए, उन्होंने आज 2 बिल जो है, बिकॉज आई वाज इन द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में थे, तो बिल पेश किए हैं जिसमें 184 जो सेक्शन है सो मोटो की, चूंकि जब इन्होंने उसके अंदर चेंजेस की थी तो यानी चीफ जस्टिस की पहले सिर्फ सवाब दी थी, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल कर दिया 3। अब वो कह रहे हैं जी कि इसमें 9 जजेस होने चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो कंटेम्प्ट का सारा मामला है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल ये तो अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है कि वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनके पास सही नंबर्स हों। ये चोरी के मैंडेट पे या डाके डाल के आप अवाम के जो दिया हुआ मैंडेट है जिस पार्टी का, उससे हक छीन के जिस तरह ये छीना गया था, और फिर अगर आप कोशिश करें कि कोई आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ले आए जिसके नतीजे में आप अपनी मनपसंद शख्सियात को एक्सटेंशंस दे के और फिर अपनी मर्जी की यहाँ पर मुल्क में एक क्या कहते हैं एक्सटेंशंस तो आपकी पार्टी ने भी दिए ना, गलत किया जहाँ पे, और जी हाँ, उसको वो माना, देखें आई थिंक कि ये जो इक्तदार होता है वो सुटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक पार्टी को कोई चीज सुटेबल लगती है तो वो कवानीन भी चेंज कर देते हैं, वही रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है हुई और वो उसको एडमिट भी किया गया। लेकिन जब जुडिशरी में आप इस तरह के मामलात को ले आएंगे तो पूरी जुडिशरी के ऊपर एक अटैक है और वो अटैक को हम रेजिस्ट भी करेंगे और उसके आगे हम दीवार भी बनेंगे। बिकॉज देखें, लेकिन आपकी पार्टी पे तो ये इल्जाम है ना कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि मतलब आपकी पार्टी को फेवर करते हैं। जैसे बंदयाल साहब जो थे, उन्होंने खान साहब को कहा जी के आपको हम वेलकम करते हैं, गुड टू सी यू वाला जो जुमला था, आपको पता है वो कितना ज्यादा फिर वहीद साहब इधर ही रुकिएगा जी। बंदयाल साहब ही थे जिन्होंने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली थी और 3 अप्रैल को जब हमने असेंबली तोड़ दी थी तो उसको एल्फी लगा के वापस उन्होंने ही जोड़ा था। और सबसे बड़ी फेवर उन्होंने पीडीएम को उस टाइम पे दी थी। उन्होंने पोडियम पे बुलाया था बिलावल को, उन्होंने पोडियम पे बुलाया था शहबाज शरीफ को, उन्होंने इमरान खान साहब को पोडियम पे बुला के बात नहीं सुनी थी। ये भी इनको मेरे ख्याल में तारीखें याद नहीं रहती, मुझे याद रहती हैं। 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मराहिल थे, उन 6 दिनों में अगर उमर अता बंदयाल साहब ने किसी को फेवर दी थी तो वो पाकिस्तान ये जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम इनको दी थी। इनकी हुकूमत लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था और उनको लाने में इन सब का बहुत बड़ा किरदार। लेकिन खान साहब को भी तो रिलीफ दिया था ना। खान साहब के साथ तो जुल्म हुआ था। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक करवाने वाले सेक्शन से उठाया गया था, उनके सर पे डंडा मारा गया था, उन्हें गिरबान से पकड़ के खींचा गया था। कौन सी कोर्ट की जो प्रेमिसेस में कोई शख्स अपने बायोमेट्रिक कराने आया, उसकी पेशी लगी और आप उसको घसीटते हुए लेकर चले जाएं, और उसके बाद पूरे मुल्क में 9 मई करवा दिया गया था। तो 12 तारीख को जब उनको पेश करने का हुक्म दिया था 9 मई तो आप लोगों के साथ उसको नहीं, हमारे साथ तो एसोसिएट किया जाता है ना, हमारे साथ एसोसिएट करने की ही प्लानिंग की गई थी, लेकिन आज तक उसको प्रूफ नहीं कर सके ना। मैं भी 18 केस भुगत रही हूँ एटीसी के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इवन विद इन द कोर्ट, यू नो, जब कोर्ट्स में जाते हैं रिपोर्टर उनको करने के लिए, कवर करने के लिए, तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था कि जब मेरी अरेस्ट हो जाए तो आपने, चूंकि मुझे रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, लिहाजा आपने मिलिट्री की जितनी भी वो हैं इंस्टॉलेशंस है या इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं इंक्लूडिंग द जीएचक्यू, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना है उन्होंने। देखिए, ना इंस्टॉलेशंस की बात हुई थी ना कोई और, अब बात ज़्यादा आगे निकल जाएगी। लेकिन जब खान साहब अरेस्ट हुए हैं 9 तारीख को, तो हमें ये नहीं पता था कि उनको आज अरेस्ट किया जाएगा और इस तरीके से, क्योंकि जब वो सुबह निकले थे उन्होंने कहा था अरेस्ट वारंट्स लिए हैं और मुझे ले जाएं आके। ये किसी ने नहीं सोचा था कि बख्तरबंद गाड़ी आएगी, फिर उनके शीशे तोड़े जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के शीशे तोड़े जाएंगे, उनके बायोमेट्रिक सेक्शन के शीशे तोड़े जाएंगे, और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो उस कोर्ट में बैठा हुआ है वहीं पेश होने के लिए आप उठाएं अपना आइन और कानून, देखें कि इसकी इजाज़त है, वहाँ से उनको गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए ले जाया जाएगा और सर में एक डंडा भी मारा जाएगा
और बख्तरबंद गाड़ी में डाल के और फिर नैपकोट की तहवील में दिया जाएगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि कहाँ ले गए। मुझे बताइए वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ से क्यों गायब हो गई, क्यों एक्शन नहीं हुआ? तो फिर अगर हम कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेवर्स दे रहे हैं और इमरान खान साहब के केसेस में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट वो पेश आते रहे हैं और हमने उनके ऊपर बारहा हमारे वकला ने नो कॉन्फिडेंस शो किया, या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनको तो उनके पुराने जो चीफ जस्टिस गए थे उन्होंने रिटन ऑर्डर दिए हुए थे कि आपको पीटीआई से रिलेटेड या इमरान खान से रिलेटेड कोई भी केस नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जजमेंट की वायलेशन में होता ये कि हर केस वो खुद सुनते हैं, खुद बैठते हैं बेंच में। और आपने इस रिजर्व वैसे काजी फाइज ईसा साहब से क्या मसला है पीटीआई? काजी फाइज ईसा साहब को शायद पीटीआई से कोई मसला है, हमें तो उनसे कोई मसला नहीं, हमने तो उनके सामने ही अपनी रुदाद रखी। अगर उनको मसला ना होता तो आज इमरान खान साहब ने 8 महीने से पिटीशन डाली हुई है कि इस इलेक्शन कमीशन और इस इलेक्शन को रिव्यू किया जाए, मेरी इसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो नहीं लगाते। ये रिजर्व सीट्स का केस भी तो हमने उन्हीं के सामने कंटेस्ट किया, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल नजर आए बहुत सारे मामलात में। और उनका आप देख लें कि क्लियर आपको उनका एटीट्यूड में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आता था कि वो इरिटेट हो रहे होते थे जब इस साइड से कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते थे। बट एनी हाउ, जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है तो ठीक है, इन्होंने खुद ही ये किया था कि एक बंदे के पास कंटेम्प्ट, मैं भी इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि एक शख्स के पास सो मोटो एक्शन लेने की इख्तियारात नहीं होने चाहिए। अगर उसकी कोई बाइसेस हों, उसके अगर कोई फेवरेट्स हों, तो दूसरी साइड चाहे वो मजलूम है या नहीं है, लेकिन इंसाफ के तकाजे ये हैं कि डू यू थिंक कि देखें खान साहब ने तो बाद में इस चीज़ को उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये काजी फाइज साहब का जो केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा ही नहीं था, ये तो लॉ मिनिस्टर ने, चूंकि फरहन नसीम साहब थे MQM के थे, बट यू नो ही डिस्टेंस हिमसेल्फ। और लेकिन वो बात वही है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है टीम के कैप्टन होते हैं काबीना के अंदर, एंड देन आपके अपने प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, तो वो मामलात भी तो देखे ना आपके गवर्नमेंट के अंदर हुए ना। फिर देखिए अभी आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी में आपके 6 लोगों को इसी तरह अरेस्ट किया जाता रहा ना, आपको मालूम ही है। तो उसका PMLN के नोटिस भी कितने लिया लोग गया, जो थे, उसका नोटिस इंक्लूडिंग लिया मरियम गया। जो है, शी रिमेन्ड इन द, देखिए मरियम साहिबा के ऊपर तो केसेस थे, वो अपने केसेस कंटेस्ट कर रही थी, उनके ऊपर पनामा लीक्स हमने नहीं कराई थी, उनके ऊपर बहुत सारे, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद आज नहीं देखे है ना सारे केसेस थे, नहीं, बात वो हर भी और सुन- उनके वालिद भी और सुन उनके लेना, तो चाचा वो तो भी अब और हो उनके गए ना। कजन भी, दे आर क्लियर्ड। हाँ, दे आर क्लियर्ड, एक्चुअली उनको किया गया है साफ, हुए नहीं है वो अपने केस कंटेस्ट करके बाहर नहीं आए हैं। उन्होंने बाहर वापस आने की शर्त ही यही रखी थी कि हमारे केस क्लियर कर दिए जाए, लेकिन जैसे अदालतों से हुए बस छोड़ देना, मैं फिर क्या कहूँ। मतीउल्लाह जान साहब हो गए या और लोग हैं, जब ये अरेस्ट इनको उठा लिया गया था तो उसके फौरन आवाज़ उठाई गई। श्री मज़ारी साहिबा उस वक्त हमारी ह्यूमन राइट्स की वजीर थी, उन्होंने बात की, हमारी इन्फॉर्मेशन की कमेटी में इनका केस आया, हमने खुद इनको सबको सपोर्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया कि इनको फ़ौरन वापस वो रिकवर किया जाए और इनको लाया जाए सामने, ये कौन से तरीक़ेकार हैं। बट बात मोहसिन के घर पे भी तो देखें हुआ था ना अटैक। अच्छा, मैं ये आपको मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो ठीक है, सारी बात है, लेकिन फिर जब पिस्तौल निकाल के बाहर आ जाएंगे बट अब, और अगर आपने बात करनी है कि जजेस, तो 6 जजेस आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस जो हैं, उन्होंने आप लेटर लिख के भेजा है काजी फाइज ईसा साहब को कि देखिए हमारे साथ क्या हो रही है। आमिर फारूक साहब को वो बता रहे हैं बार बार कि क्या हो रहा है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिटिंग जुडिशरी आपकी कह रही है कि हमें थ्रेटन किया जा रहा है। तारिक महमूद जहांगीरी का जो अभी जो मामला निकला आपके है सामने है जी, कराची यूनिवर्सिटी वाला, तो अगर जुडिशरी स्टैंड ले रही है, फेवर्स नहीं दे रही है, जब उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आता, पूरे कंटेस्ट हुए हैं, साइफर का केस कितने महीने चलता रहा, इद्दत का केस मैं खुद जाती रही हूँ, कितने महीने, उसको 3 महीने, लेकिन इन्हीं अदालतों ने तो फिर देखे ना खान साहब के जितने भी वो थी सजाएं थी उनको, सजाएं जब आप नाजायज दें, आप 200-250 केस बना ले। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, 45 केस हैं, 18 उनमें से ATC में चल रहे हैं, एक ही दफा 27 लगाई गई और एक भी एविडेंस पेश नहीं किया गया। तो अब आप कहेंगे कि क्रिमिनल बैठी हैं मेरे सामने। मुझे बताएं, अगर मैं फर्ज करें डी चौक पे थी, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो GHQ भी थी, ये फलानी जगह कमेटी चौक पे भी थी, फैसलाबाद वाले कह रहे नहीं ये यहाँ ISI के ऑफिस के बाहर भी थी, ये यहाँ पर भी जलाओ गिराओ करी थी। भाई मुझे आपने इतना सुपर ह्यूमन मान लिया तो ठीक है, फिर मुझे हॉलीवुड में होना चाहिए। चलिए मैं अदलिया से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि मेरे जहन में अभी आई है कि अता बंदयाल साहब के वो सन इन लॉ थे जिनका कोई टिकट विकेट का मामला था, और वो जो ऑडियो सामने आई थी
दैट ऑल्सो गिव अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि जी पीटीआई जो है वो समहाउ यानी जुडिशरी के अंदर जो है उनको सियासी बुनियादों के ऊपर रिलीफ दिया जाए। वहीद साहब, आपको मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोग गिनवा सकती हूँ जो सिटिंग एमपीएज एमएनएज रहे हैं, जो किसी के सन इन लॉ हैं, तो कभी किसी के कुछ और इन लॉ हैं, और उनका लॉ वालों से भी ताल्लुक है, चाहे वो पंजाब के जजेस हों या कुछ और हों। बट द थिंग इज कि जब आपके सामने आइन और कानून की किताब पड़ी हुई है, आप एक शख्स को उठा लेते हैं और वो इन वायलेशन ऑफ जो लैंड ऑफ द लॉ है, सॉरी लॉ ऑफ द लैंड है, उसके अगेंस्ट आप जाते हैं, तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए? उनको ये देखना चाहिए कि मेरे सन इन लॉ की टिकट पक्की करनी है, या उन्होंने ये देखना है कि जुल्म हो रहा है और हमने जुल्म के अगेंस्ट जो है वो जाना है? 187 के इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, 184 के इख्तियारात भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और मेरा नहीं ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब ने कोई आउट ऑफ द वे हमें कभी चलें, फेवर्स दी। ठीक है। अगर वो स्टैंड ले लेते, स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेते, तो 13 मई इलेक्शंस के को ऊपर इलेक्शंस के ऊपर भी लेते, डेट्स भी देते। हम्म। 13 मई को जो उनकी रेड जोन में सिटिंग हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने जलसा करके और प्रोटेस्ट करके और उनको ललकारा भी था कि जजेस के घरों तक आग जा सकती है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस तरह का बयान दिया था। और 14 मई अगर आपको याद हो तो देखिए पंजाब में, पाकिस्तान का जो एक प्रॉब्लम सेकंड है जी, ना, मुझे बात पूरी करने जी। दे। 14 मई पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शंस की डेट दी गई थी, 13 को जलसा हुआ लेकिन 14 को इलेक्शन नहीं हुए, और ईसीपी को किसी ने नहीं पूछा कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। लेकिन हाँ, ये सबको पता है कि 14 मई ना हो, इसलिए 9 मई हो गया था। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जुडिशरी जो है वो उसको यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो 50s के अंदर शुरू हुआ, उसको हम यानी दफन नहीं कर सके। पाकिस्तान की तारीख में ये एक प्रॉब्लम रहा है। मुझे ये बताएं कि मंसूर अली शाह साहब से आप लोगों की पार्टी की बहुत ज़्यादा के एस्पिरेशंस हैं। डू यू थिंक दैट वंस दिस सीजे अपनी मुद्दत कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक प्रोसेस अभी तक तो कानून है ना, तो आपकी पार्टी जो है वो एक्सपेक्ट जी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ हमें रिलीफ मिलेगा? देखिए, काजी फाइज ईसा साहब ने मुख्तलिफ टाइम्स पे ऐसे बयान दिए, जैसे अब वो जब बल्ला छीनने वाला केस हुआ तो ये रिजर्व सीट्स के केस में उन्होंने कहा कि हमने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बेस पर जो है वो लिया था और इसकी इंटरप्रिटेशन ईसीपी ने गलत की। आपने खुद कवर किया है। जज साहब जो है वो अपनी दी हुई जो जजमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन भी खुद ही देते रहे, और उन्होंने बताया कि देखें, हमने किसी पार्टी को ख़त्म नहीं किया था, हमने तो उनका सिर्फ निशान लिया था, पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है। ये बात बार हाँ हुई, और जब भी उस केस का जिक्र होता था वो अनकंफर्टेबल हो रहे होते थे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे जब भी सुप्रीम कोर्ट गए, जब हम लोगों को उठाया जा रहा था, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स, मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे 8 प्रपोजल सेकेंडर्स थे, मैंने 4 सेट्स बनाए हुए थे, 8 के 8 को उठा लिया गया, मुझे फिर कोर्ट्स में जाना पड़ा। 1 महीना मैंने अपना कंटेस्ट किया केस, मेरा मर्जी का निशान मुझे नहीं दिया गया, बल्ला तो छीन लिया था, मर्जी का निशान नहीं दिया गया। आरओ ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे मैसेज भिजवाया कि क़यामत तक आप इंतजार करेंगी ना, तब भी आपका निशान हम नहीं बदलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी अब कैंपेन पे फोकस। अब तो रिकॉर्ड पे आ गया है ये, अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गई ना। रोलर जी। कोस्टर का निशान पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं दिया। जरा अहमदपुर शर्किया जाके देखे, वहां लोग बोल नहीं सकते कि रोलर कोस्टर होता क्या है। वो पूछते थे इसको ये क्या बला है, ये है क्या चीज, मुझे बताएं पाकिस्तान में किधर है रोलर कोस्टर। ये इस किस्म की फस्तायत हुई। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते तो कहते थे कहाँ हो रही है ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं। अरशद शरीफ साहब का मामला हुआ, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई मामला आप ले जाए वो कहते कहाँ हो रहा है, मैं तो खबरें नहीं पढ़ता। और फिर जब अपनी मर्जी की बात हो तो मैं तो खबरें पढ़ता हूँ। सो ये सारी बातें देखने के बाद मंसूर खान साहब हो, जस्टिस मुनीब हो, या कोई भी आगे लाइन में बैठे ऑनरेबल जजेस हो, इंसाफ को देखें। ये ना देखें कि आपके सामने साइल कौन है, आप ये देखें कि उसका मसला क्या है, उसकी प्ली क्या है, उसकी प्रेयर क्या है। आप अपनी किताब देखिए। जिस वक्त आपके सामने पीटीआई वालों की शक्लें आती हैं, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से बात कर रही हूँ, हमने तो बचपन से वो देखा था कि वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती, तराजू पकड़े हुए होते हैं। तो तराजू पकड़ के आंखों पे पट्टी बांध लेनी चाहिए और सुनने वाले की आवाज और उसकी प्रेयर चलिए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पे आप लोगों को रिलीफ भी इस केस के अंदर तो मिला ना, जिसको कहते हैं कि दे हैव रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस फैसले के ऊपर कहते हैं कि आइन को दोबारा से लिखने के मुतरादिफ है ये फैसला, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द इलेक्शन वो हैं इलेक्शंस के जो कवानीन हैं और जो आइन के अंदर जो बात है
उसके मुताबिक ये सारा प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ था? नहीं जी, मैंने तो पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया हुआ है, और जो पीटीआई की तरफ से मेरी पिटिशन गई है उसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड हमने सबमिट कराया है। हम्म, 24 दिसंबर कट ऑफ डेट थी, उससे पहले की जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो हमारी सबमिट हुई थी एज पीटीआई। इन्होंने कहा जी पीटीआई की लिस्टें हम नहीं ले सकते, वही बात कि पीटीआई का तो बल्ला छिन गया है, तो एज अ पार्टी इन्होंने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद पंजाब वालों ने हमारे साथ ये ज्यादती की, हम रिट पिटिशन में चले गए, 2 पिटिशंस की हुई हमने, मैंने वो रिकॉर्ड सारा जमा कराया, वो भी हमारी तरफ से गई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की खवातीन मेरे और आलिया हमजा के नाम से पिटिशंस गई हुई है सारे, और उसमें हमने ये लिस्टें भी सारी साथ सबमिट कराई हुई है ठीक। कोर्ट को। फिर हमारी बाकी तीनों सूबों में हमारी खवातीन की स्क्रूटनी तक हुई है, तो ये कैसे कह सकते हैं? एसआईसी ने नहीं कराया हुआ था, पीटीआई ने सब कुछ किया हुआ था, पीटीआई ने सब कुछ किया हुआ था, हमने अपने फॉर्म्स भी पीटीआई के नाम से सबमिट किए हुए, तो इसलिए रिटर्न नहीं हुआ है। केस पढ़े ये जाके, मैंने जो रिकॉर्ड दिया है मैंने ए टू जी सारी चीजें पेश की हैं, क्योंकि मैं मेंटेन कर रही थी, साथ साथ कोर्ट्स को हम फॉलो अप कर रहे थे। उन्होंने इसी केस की जो 14 जनवरी को जजमेंट आई है उसके बाद हमारी पिटिशंस फारिग कर दी गई कि नहीं अब तो आपका सियासी वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम आए हैं कि भाई एज, और उन्होंने इसलिए ये बताया है आपको कि वो, और खुद जज साहब कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई खत्म नहीं हुई है, सिर्फ उनका बल्ला छीना गया। चलें, मुझे ये बताएं कि खान साहब जनरल फैज़ की अरेस्ट के बाद पार्टी के अंदर क्या कोई ऐसी वो है, कोई खौफ है या कोई कंसर्न है कि जिस तरह से उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है, खान साहब का भी हो सकता है, डू यू थिंक? देखिए कंसर्न ये है कि एक का क्यों हो रहा है, 4-6 का होना चाहिए था, बाकी नामों को भी साथ एंटरटेन करें। बाकी खान साहब को भी कोई खौफ नहीं है और ना हमें कोई खौफ है, ना हमारी कोई कभी ये डिस्कशन में कोई चीज़ आती है, ना हमारे कोर कमेटी के एजेंडा में कभी ये पॉइंट आया है। वो जाने तो ना तो जनरल जाने, सानू की मसला है जी। लेकिन वो जनरल साहब जो हैं उनके साथ उसको पीटीआई के साथ एसोसिएट किया जाता रहा वो तो और माजी भी के बड़ा अंदर कुछ एसोसिएट किया बार जाता है। आपको तो पता ही है, वो तो नून देखे लीग ना, जो है अब वो करती रही पहले कि जनरल जी बाजवा को एसोसिएट किया गया, हम्म, फिर जब वो उनके साथ एसोसिएट हो गए तो उन्हें हमारे से डिसएसोसिएट कर दिया गया। पहले वो उनके विलन थे तो वो हमारे हीरो बन गए थे, जब वो उनके हीरो बन गए वो तो कहते हैं कि हमारे विलन बन रिटायरमेंट गए। के बाद भी वो आप सपोर्ट करते रहे ना, तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी बाजवा साहब जो है वो उनको सपोर्ट करते रहे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में सारी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा हम जो है वो नहीं, इंटरफेरेंस मैं तो जनरल फैज की बात कर तो रहा हूँ कि उनके साथ पीटीआई पूरी को जोड़ी थी ना जी, 2 की जोड़ी थी। अच्छा, जनरल बाजवा और जनरल फैज इकट्ठे होते थे, ये तो दोनों पे मरियम नवाज की तकरीरें यानी एक उठाई। फिर आप ये कहना चाह रही हैं कि एक एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे मैं पार्टी ये को कह रही हूँ आफ्टर कि द अगर रिटायरमेंट? वो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहे थे तो उनके तो ट्रायल्स होने चाहिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके कहा फरवरी में कि अब हमने सियासत से फैसला किया है कि अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे। जनरल साहब ने ये इकरार किया था, स्पीच की थी वो स्पीच की उन्होंने, और उससे 21 पहले मरियम बीबी की आप गुजरांवाला की स्पीचेस उठा लें, नवाज शरीफ साहब की जो सेंसर हुई थी स्पीचेस वो हम तो नहीं बंद करा रहे थे, पीटीवी अब आपको पता है आप रहे हैं उसमें, आपको अंदाजा होगा। तो फिर इन्होंने अब जब अगर इतनी अच्छा ये इनको पता लग गया है कि पॉलिटिक्स में या और चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं तो कहती हूँ कि एक का क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों का होना चाहिए ना, प्रॉपर इंक्वायरी करें, इदारे को ठीक करें, ये हमारा फेस है, इस इदारे पे हमें बहुत प्राइड है, हम इस पे प्राइड लेते हैं, मेरा तो वालिद साहब का ताल्लुक था, हम लोगों को एक दिल में हमेशा गारंटी रही है कि यहाँ पे कभी भी मेरिट की वायलेशन नहीं हो सकती, इस तरह हमें यकीन है। सो अगर इस तरह के डू यू मामला थिंक पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, आपकी हो, दूसरी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्टी दिफा के इदारे को स्कैंडलाइज करे, पॉलिटिकली उसको अपने पर्पस के लिए यूज करे, देन इट्स ओके, बट जब अपोजिशन में चली जाए तो फिर उसको इस तरह से, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चलते हैं, ये सारा कुछ होता है, डू यू थिंक ये फेयर है? वहीद साहब, दिफा के इदारे का क्या काम है कि वो पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शन की कैंपेन्स रन करें या फिर लोगों को उठाने में या उनको वापस बिठाने में उनका काम हो, या नॉमिनेशंस के लिए लोगों को कहीं और जाके इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत हो, या अगर लिस्टें आ रही हैं तो कहीं और से आ रही हों, तो मामलात तो फिर दोनों साइडों से गलत है ना। वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। हमारे साथ बहुत बड़ी मिसाल है, 1947 में सिर्फ पाकिस्तान नहीं इंडिया भी आज़ाद हुआ था ना, वो भी अलग हुए थे, तो अगर वो एक साइड पे जा सकते हैं तो एक ही खिता था, एक ही बीच में लाइन ड्रॉ हुई है ना, तो इस साइड पे आपके हालात बिल्कुल डिफरेंट है और उस साइड के टोटल एग्रीड। लेकिन देखें, जिस दिन रात को टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब ने, जिसका आपने जिक्र भी किया,
जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, नई गवर्नमेंट जब ये पीडीएम की बन रही थी, तो 12 बजे तक जो है, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से चले नहीं गए थे, तो ही केप्ट ऑन प्रेजिंग जनरल बाजवा। उन्होंने हमारे लिए ये कुछ किया, ये नहीं, कुछ रात के किया, 12 ये बजे कुछ तक किया। तो मैं वैसे आई कह रहा डोंट हूँ ना, थिंक सो कि ही वाज तो प्रेजिंग। जो ही यू नो वो टेबल टर्न हो गया, ऑपोजिशन में आ गए, तो जनरल बाजवा वाज वन ऑफ द मोस्ट अनलाइक्ड एंड नहीं वही सब ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेट मी करेक्ट यू। नहीं, खान साहब ने अपने नहीं मैं इंटरव्यूज बता के रही अंदर हूँ, कहते रहे जी हैं जी ना कि बिल्कुल वो ठीक कहते रहे हैं, जी हमें भी यही कहते रहे हैं, और वो ओन करते थे कि हमारी फौज है, इन्होंने डिफेंस को लेकर चलना है, एंड ही इज अ वेरी गुड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उनकी एक्सटेंशन में 340 या 45 का ऐवान पूरा मुलविस था, किसी एक साइड को आप नहीं कह सकते हैं। तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे बन के अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इनसे भी मतीउल्लाह जान साहब ने और आप लोगों ने सवाल पूछे थे, तो इन्होंने जवाब नहीं दिए थे, सारे बीच में मौजूद थे, और उसकी वजह अब आपके सामने आ गई है। मसला इमरान खान साहब का नहीं है, मसला ये है कि आर्मी चीफ का जो काम बनता था वो अपना काम करते रहते। पॉलिटिक्स में तो उन्होंने खुद आके, अगर पूरे मुल्क का इक़्तिदार जो है, या उसमें जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको अवाम लेकर आती है, उनको प्लस माइनस अगर आप करने की कोशिश करते हैं, तो निज़ाम तो फिर सारा मैनिपुलेट हो गया ना। वो खुद इकरार कर रहे हैं, और आप शायद भूल रहे हैं कि ये 9 की रात से पहले एक एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई थी। उससे पहले इमरान खान साहब का एज ए वज़ीर आज़म रशिया का दौरा हुआ था, जिसके बाद एक आग लग गई थी। आपने मुझे बहुत सारे टॉक शोज़ में बुलाया, मेरे साथ 1-2 लोग और बैठा करते थे, मैं नाम भी ले देती हूँ, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा होती थी, वो दूसरे अली परवेज़ मलिक साहब थे, जो ओपनली कहते थे कि आप लोगों पे ज़मीनें तंग हो जाएँगी, आप देखिएगा आपको हम भागने नहीं देंगे, आप यहाँ पे पनाहें माँगेंगे, आपको पनाहें नहीं मिलेंगी। तो मैं उनको हैरान होके पूछती थी कि हमने किया क्या है जो आप हमें ऐसी बातें करें? नहीं, नहीं, अभी आप देखिएगा हर चीज़ का जो है बातें हो गई हैं, हर चीज़ डिसीज़न जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में आ गया। तो हम हँसते थे कि ये क्या बातें करें? तो बाद में फिर पता लगा कि हाँ, लंदन प्लान नाम की एक चीज़ बन गई। वो सारा आपने जो आप पहले शुरू में बता रहे थे कि जी देखें, दे आर क्लियर्ड। तो वो जो बायोमेट्रिक की मशीनें लेके नादरा के लोग पहुँचे, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक हुए, और फिर ट्रू आने से पहले जो है वो सारे केसेस क्लियर हुए, और फिर सीधा मीनार पाकिस्तान में लैंडिंग हुई, और हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के प्रोटोकॉल मिले। ये किसी नॉर्मल डेमोक्रेसी में तो नहीं होती ना, ये तो अनयूजुअल सी चीज़ें हैं, और ये नहीं होनी चाहिए। खान साहब बाहर आ जाएंगे? खान साहब अगर जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना बाहर आने का, तो वो तो अगर वो वाला फार्मूला होता है कि वो डील क्या कर लें, फार्मूला है? वो कहते हैं जी डायलॉग पे आ जाएं, तो ये केसेस क्या, नहीं, डायलॉग क्या, किस बात पे डायलॉग, मतलब कि मतलब डील कर लें। खान साहब से नवाज ये भी शरीफ कहा साहब गया था वाले कि कौम डायलॉग। से माफी मांग ले 9 मई के हवाले से, वो माफी मांगेंगे? देखिए मेरी बात सुने, कौम तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने तो 8 फरवरी को बता दिया कि हम खान के साथ तो खड़े अपनी हैं। उस कौम से ही कह दें कि चलें जी किस ये बात की माफी मांगे? सच बोलने की, कौम को शऊर देने की, कौम को आज़ादी का मतलब समझाने की, मुल्क की मईशत को बेहतर करने की, जो नौजवान है उनके लिए बेहतर तालीमी माहौल और बेहतर जो है वो रोज़गार के मौके पैदा करने की, या और बहुत सारी बातें, वो वी शेप जो रिकवरी हुई थी, या टेक्सटाइल में जो रिकवरी हुई थी, वो सब कुछ करने की माफ़ी मांगे। पनाहगाह क्यों खोली थी उसकी भी माफ़ी मांग लें, या इन सब से माफ़ी मांगे इनके कहने पे। देखें, अगर तो आप केसेस चला रहे हैं, 200-250 केस आपने बना के चला दिए, तो वहाँ प्रूव करें जाके, माफ़ी किस बात, कोई बादशाही निज़ाम चल रहा है मुल्क में, किससे माफ़ी मांगे और किसके कहने पे मांगे? अगर तो मुजरिम है तो करें प्रूफ, फिर तो जुर्म की सज़ा जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है उसके मुताबिक होनी चाहिए। माफ़ी उस सूरत में मांगे अगर बादशाही निज़ाम है और सरकार का इकबाल बुलंद करना है, या हुजूर का इकबाल बुलंद करना है, और उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांग लें तो ठीक है, आप बाहर आ सकते हैं, तो फिर अलग बात होगी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि डील कर लें डायलॉग के नाम पे, तो ये तो फौरन बाहर आ सकते हैं, ठीक। और अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी जिसमें इफेक्टिवली राना सना साहब को ही वो आगे कर रहे हैं, और डायलॉग के नहीं, वो डील क्या होगी? यानी खामोशी के बैठ जाएं, ये गवर्नमेंट चलती रहे, या आप आई मुल्क डोंट नो छोड़ के जी, चले आई जाएं? डोंट नो, हाँ मुल्क छोड़ के बिकॉज चले जाएं, या आप रिसेंटली जो पीछे है हट वो, जाएं, जी हाँ, आप पीछे हट जाएं। बरतानिया की जो हाई कमिश्नर है वो जब मिल रही थी कुछ लोगों से पिछले चंद हफ्तों में, तो उसके बारे में भी कहा गया कि जी ये शी इज लॉबिंग ताकि खान साहब को जो है वो निकाला खान जा साहब सके। को बाहर निकालने की किसी को जरूरत नहीं थी। खान साहब को शुरू में ही ऑफरें इस टाइप की आ गई थी कि आप चले जाएं यहाँ से। तो अगर उन्होंने जाना होता तो वो फिर वो अपने 2 अदद बच्चे और एक वहाँ की अमीर तरीन, जो मुल्क दुनिया के 6वें अमीर तरीन शख्स की बेटी को छोड़ के यहाँ आने की उन्हें क्या जरूरत थी इस मुल्क और कौम के लिए? अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरा जो प्राइम टाइम था
वो लगाने की क्या जरूरत थी? फिर इस मुल्क की हर गली, हर मोहल्ले, हर पहाड़, हर दरिया के आसपास रुलने की क्या जरूरत थी? फिर 27 साल की जदोजहद लेकिन करने की दूसरी क्या तरफ जरूरत आप थी? लोग ये भी कहते हैं ना कि हम इस गवर्नमेंट से नहीं बात करना चाहते बिकॉज दे आर नॉट पावरफुल। हम जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ बात करना बात चाहते हैं, और कल पावरफुल फिर थी। अली साहब ने ये कहा है मीडिया को कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट से चलें, बातचीत नहीं, उन्होंने कहा हम एंगेजमेंट चाहते हैं। देखिए तो वही साहब, एंगेजमेंट बात क्या है? पावरफुल की नहीं है, बात मैंडेट की है। इस हुकूमत के पास एक्चुअल मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। आपके सामने है, आपने कहा 2 केसेस, मैं बात करना चाह रही जी थी, मैं उसको कंटिन्यू कर लूं। जी दूसरा केस है हमारा जो स्टोलन मैंडेट का है। पंजाब में हमारे केसेस बंद हो गए, नहीं चल रहे। जो फॉर्म 47 की हुकूमत है वो चलने नहीं दे रही है, वहां पे भी जजेस का प्रॉब्लम करके तो हमारे ट्रिब्यूनल्स के केसेस 120 दिन में ट्रिब्यूनल्स ने फैसले देने थे, वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके बंद हो गया। सो इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इसको लाया गया है। इसको जिस तरीके से लाया गया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखा। यूएन की जो रिपोर्ट है वो आ गई है, पूरी दुनिया बता रही है कि इस इलेक्शन को किस तरह मैनिपुलेट किया गया। सो जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है तो उनसे बात किस बात की करनी है? उनके पास सिर्फ ये इख्तियार है कि जलसे नहीं होने देने, 40-40 निकात एनओसी ऐसे दे देने हैं कि जलसा हो ना सके। पंजाब में गुंडागर्दी करवानी है पुलिस की वर्दियों में, लोगों के घरों में चार दीवारी की पामाली करानी है, मारपीट करानी है। हम जलसा अनाउंस करते हैं 6 दिन पहले हमारे सारे वर्कर्स उठा लिए जाते हैं, हमारे लोगों को उठा लिया जाता नहीं, है। लेकिन आपका उनके चीफ पास सिर्फ मिनिस्टर ये कहते इख्तियार हैं है। ना कि हमने फिर हमला करना है कैपिटल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। ये तो किया है, अब तक किया है, किया नहीं, बट ही आज वाज तक सेइंग किया है। दिस एंड ही इज सिटिंग ऑन अ वेरी तो रिस्पांसिबल वो पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज अ चीफ उठाई। मिनिस्टर ऑफ अ लास्ट प्रोविंस। टाइम भी 22 को उसी को कांटेक्ट किया गया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उसने कहा कांटेक्ट उनको करो जिनका मैं ऑर्डर सुनता हूँ, उनसे बात करें। और जब उनके पास गए जेल में, अडयाला जेल में, तो वो एक स्टेट्समैन है, वो ये कौन पाकिस्तान गया था वैसे? जिन्होंने वो तो भेजा अपने था। नहीं, वो कौन थे हुकूमत कहती है हमने भेजा था, कोई और कहते हैं हमने भेजा था। मसला नहीं, सारा ये तो ये था। आजम स्वाति साहब को चाहिए ना कि क्लियर करें कि किसने भेजा था आजम उन पे। सवाती साहब तो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि कहाँ से कांटेक्ट की। देखें, अली अमीन गंडापुर की आप बात करें, इज अ चीफ मिनिस्टर, सो ही इज ऑन एग्जेक्टिव पोजीशन। उनसे एस्टेब्लिशमेंट भी राब्ता करती है, उनसे बाकी भी राब्ते करते हैं। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक काम हो रहा है ना, वो हुकूमत का हिस्सा है। सो अगर उन्हें कांटेक्ट किया जा रहा है कि जी देखिए अभी मजहबी तक जमातें भी आई हुई हैं, हाँ, एक सेकंड, जी मजहबी जमातें भी हैं और भी हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सबसे बड़ी जो बात थी कि वो जो ख़त्म नबूवत पे बात सारी चल रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस बात को बुनियाद बना के जिस वक्त इमरान खान साहब के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने 1 मिनट नहीं उस लगाया। दिन केस लगा हुआ था ना सुप्रीम जी, कोर्ट के उन्होंने अंदर, 1 उसका मिनट जो नहीं फिर जी लगाया, हाँ। उन्होंने कहा जी आगे ले जाएं डेट को, मैं इस हाँ। पे बिल्कुल भी नहीं कोई इस तरह का मामला चल लेकिन रहा। वो आप पे इसलिए भी नहीं यकीन करते ना कि आप लोगों ने वो फिर वो ये कहते हैं कि 9 मई को भी तो आप लोगों ने फिर किया था ना। और जब उसके बाद भी जो खान साहब इधर आए थे तो यहाँ डी चौक में जो आपको पता है कि कुछ दरख्त वगैरह जल गए और कुछ इससे, तो देखें, वो कहते हैं जी ये पुरम नहीं रहेंगे। वो आप पे इल्जाम लगाते हैं 9 कि मई को अगर हमने कोई प्लानिंग की भी होती ना तो मारे फिर हम ना खा रहे होते। हम लोग तो निहत्ते थे सारे। हमने तो एज ए प्रोटेस्ट, जो एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था या ऑर्गेनिक रिएक्शन था कि हमारे लीडर को उठा के ले गए और हमें पता ही नहीं है कि कहाँ लेके गए और जिस तजलील के साथ लेके गए, वो एक ऑर्गेनिक और एक बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर या पुरअमन रहते हुए निहत्ते लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे? निहत्ती खवातीन ने क्या प्रोटेस्ट करना था? आलिया हमजा कितनी बड़ी टार्जन है, क्या कर सकती हैं वो? आपने देखा है डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो बेचारी माइक पे कह रही है कि कोई अंदर ना जाए, पुरअमन रहे। हम कहते हैं जी सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दें आप पहले की। टाइम आता है ना सीसीटीवी फुटेज में, इतने बज के इतने मिनट से लेके इतने बज के इतने मिनट तक की आप फुटेज दिखाएं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, वो नहीं आती। आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं, ऑक्सफोर्ड वाला जो कुछ स्टोरियाँ चल रही हैं वहाँ पे, यानी यूके की अखबारात हैं, वो खान साहब की कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के वो कहते हैं जी इन तालिबान के बड़े करीब थे और तालिबान को प्रोटेक्ट करते थे। फिर ख़वातीन के हवाले से कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट, आपको मालूम होगा, जब ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, दी थी। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। कुछ इस तरह की चीज़, यानी नेगेटिव चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं वो कि जी नेगेटिव ये बना के प्रेजेंट करें, एक्चुअली है नहीं। मैं उसका आपको बता दूं, जी जिस वक्त वो स्टेटमेंट आई थी आई वाज देयर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन पार्टिसिपेट करती हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं ज़ाहिर है पूरा विंग नहीं, लेकिन खान साहब ने तो पूरा ये विंग कहा था हेड ना कि कर रहे हैं। खवातीन को अपने लिबास का ख्याल रखना चाहिए और जब इस तरह के लिबास पहन के बाहर निकलेंगी तो फिर उनको जो है जाहिर है कि जब इस तरह के नहीं, जी दोनों साइड्स का उन्होंने बात की, उसको मिसकोट किया गया।
उन्होंने इस्लामिक पर्सपेक्टिव में एक बात की थी। और मुझे बताएं पाकिस्तान के जो कवानीन है या पाकिस्तान का जो हमारा मज़हब है या कल्चर है वो क्या कहता है। यहाँ पर आप कभी कहेंगे कि 2 पीस में खवातीन निकलें या बिकनीज पहन के निकलें? कभी आपने सुना है यहाँ पे सारी खवातीन एक डिसेंट तरीके से ही ड्रेसअप होती हैं? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमने उस वक्त भी इस बात को ये जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको इन्होंने ब्लो करने की कोशिश की थी तो हमने इस पे बात की थी। खान साहब ने हमें पार्टी में खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा फोरम अवेलेबल किया है और इस दफ़ा भी आप देखें सारी जो पार्टीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर टिकट्स दी गई हैं जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। और ये नहीं है कि हमारी टिकट्स बकौल फैसल वाडा साहब के कोई लेने के लिए नहीं था, लाइनें लगी हुई थी। 3,500 जो हैं वो एप्लीकेशंस वो पीटीआई को आई हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी एक रीजन में या एक सूबे में नहीं है। सो ये जो सारा मामला ऑक्सफोर्ड का चल रहा है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये कि 50 के करीब लोगों ने एंडोर्स किया, साइन किए और उनकी जो काउंसलर ये जो क्या कहते हैं चांसलरशिप है उसके लिए उन्होंने उनका नाम प्रपोज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन पे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में भी। पहले भी वो नॉमिनेट कर देते थे या किसी को वो सिलेक्ट कर लेते थे और चांसलर फॉर लाइफ टाइम हुआ करते थे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और चांसलर फॉर 10 ईयर्स होगा। पाकिस्तान नहीं साउथ एशिया से फर्स्ट टाइम किसी लीडर का नाम इस तरीके से इस कंपटीशन के लिए गया, विच इज आप लोगों ने पार्टी ने ये तो नहीं सोचा कि वहाँ पे कोई लॉबिंग इनके खिलाफ कर रहा है इमरान खान के? कर रहे हैं जी। और ये जो क्योंकि अजहर सदीक साहब ने एक टीवी चैनल में नून लीग का नाम लिया है कि वहाँ के इनके लोग हैं वाले ईमेल्स लिख रहे हैं। अच्छा। कुछ और पेपर्स वालों को कांटेक्ट करें, मगर जिस खातून ने ये आर्टिकल लिखा है खवातीन वाला और तालिबान वाला, शी इज सपोर्टिंग जी वो एक वहाँ की एक और कैंडिडेट है जो खान साहब के की तरह लाइन में है। सही है। ये उनकी कैंपेन भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो उस हवाले से इस तरह की बात की गई है। जहाँ तक तालिबान की या वो सलमान रश्दी की बात की जा रही है तो पहले आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को यहूदी लॉबी का एजेंट कहा जाता था। आज ऑक्सफोर्ड में उनको बताया जा रहा है कि ये तो बड़ा सच्चा मुसलमान है, ये तो नामूसे रिसालत के लिए आवाज़ उठाने वाला है। तो हमें तो इस पर बड़ा फ़ख्र है जी, शुक्र अल्लाह का कि वहाँ जाके ये मान रहे हैं कि अगर दुनिया में किसी ने नामूसे रिसालत के लिए आवाज़ उठाई है तो वो लीडर इमरान खान है। और 15 मार्च की डेट रखवाई है जो तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पे पूरी दुनिया में OIC का फोरम, कोई फोरम ऐसा नहीं, UN का फोरम जहाँ पर उन्होंने उठा के ये आवाज़ ना उठाई हो, पूरी दुनिया को सेंसिटाइज किया है कि हमारे लिए हमारे नबी की रिस्पेक्ट कितनी मैटर करती है। तो ये क्रेडिट है, इसको मेरा ख्याल है डिस्क्रेडिट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी किस्मत जो है वो बेहतर बताती है और एक नाम है ऐसा। अब अगर नून लीग वालों के पास नहीं है कोई लीडर के वो ऑक्सफोर्ड में वो चांसलरशिप के लिए कैंपेन लड़ सके, तो जो पाकिस्तान का लीडर है और पूरे साउथ एशिया के लिए क्रेडिट बन रहा है उससे इतना थ्रेटन फील ना करें कि आपको ईमेल्स करनी। पार्टी के अंदर कोई इस तरह की ये जो मुख्तलिफ अलीमा साहबा का कहते हैं एक ग्रुप है, जो आपके मौजूदा चेयरमैन है गौर साहब इनका एक ग्रुप है, कोई पेशावर वालों का अपना ग्रुप है। सो मतलब वाकई में तकसीम है कोई? आप लोग एक दूसरे से दूर हैं? खान साहब की बहन है, पार्टी की तंजीम जो है वो इंडिपेंडेंटली चलती है और खान साहब अपनी तंजीम को अपनी पार्टी के जो मामलात हैं उनको एंडोर्स करते हैं हमेशा। लेकिन वो मीडिया में आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी तो दे रही होती हैं। तो ठीक है, उनका भाई है, वो उनको लेकर उनके केसेस को भी चल रही हैं, वो रोज जाती हैं, उनके थ्रू खान साहब मैसेजिंग भी करते हैं, वो बाहर आके बताती भी हैं क्योंकि उनका कांटेक्ट ज्यादा होता है, एक्सेस उनको मिलती है, हमें नहीं मिलती है। सो वो कन्वे करती हैं, उनकी रिजर्वेशंस भी हो सकती हैं और होनी चाहिए, कंसर्न्स तो होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा अंदर बंद है और उसकी जान को भी खतरा है और मुख्तलिफ मामलात उनके अच्छे नहीं होते। कई दफ़ा पिछले पूरा एक हफ्ता बहुत बुरी तरह उनको ट्रीट किया है, वहाँ पर किसी नए DSP को लगाया गया है जो बदतमीजी करता रहा है, जो उनको मिस हैंडल करता है। लेकिन पहले वाले के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी करते रहे हैं। तो देखिए वो इमरान खान साहब को कोई खुदा ना खास्ता वो कुलभूषण यादव नहीं है, हम सब पे 780 है और पता नहीं क्या क्या लगाया गया। वो इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और लोगों को अगर उनसे मोहब्बत हो जाती है या हुई भी है तो आप बदल तो नहीं सकते। उन्होंने तो लोगों ने और आप जेल मैनुअल पढ़े ना, उसके मुताबिक कहाँ लिखा है कि आपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिसट्रीट करना और बदतमीजी उसके साथ करनी है। फाइनल क्वेश्चन, रिलीफ ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि इनके पास पब्लिक का इस वक्त इशू ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास विजन है और ना इनका करने का कोई इरादा है, ना ये कर सकते हैं, ना ये इस काबिल है। ये जो तजर्बाकार फलानी टीम, इतने पुराने हम और इतने पुराने ये, वो सारे ड्रामाबाजी थी, आपके सामने ही है। नंबर फजिंग करना इसहाक डार साहब की पुरानी आदत है, पहले वो तो अब नहीं है वैसे।
नहीं, लेकिन वो फाइनेंस उनकी में नहीं है ना, पूरी वहाँ पे तो पूरी औरंगजेब पार्टी साहब हैं। की पूरी पार्टी की एक आदत रही है, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, ना आपकी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर रही है, ना आपको इस वक्त कोई आपकी आमदन का कोई जरिया नहीं है, ना रिजर्व्स आपके वापस आ रही हैं, डू यू थिंक ना वो क्रेडिबिलिटी का कर्जे आ इशू रहे है? हैं। क्रेडिबिलिटी का शदीद इशू है। वो बंगाली साहब ने किया है ना रिजाइन, उनका जुमले चला दे, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं भाई हमारे से तो असासे हम बेचने को तैयार है, पूरा पाकिस्तान बेचने के लिए खड़े हुए हैं और कोई लेने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? महंगे कर्जे पहले भी लेकर गए थे, जब हमें 2018 में डूबती हुई कश्ती दी थी तो उसको बड़ा मुश्किल हमने बचाया था। उस वक्त भी इन्होंने महंगे कर्जे लिए थे और अब इतनी महंगी शराइत पे अभी कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे, फिर उस पे भी कर्जे। तो अगर इनके पास कोई सोल्यूशन होता तो ये पहले 30-30, 35-35 सालों के इन्होंने आपको अपने झलकें दिखाई हुई हैं। यही दोनों पार्टियां थी जो आती थी इख्तिदार में और अपना अपना तमाशा करके चली जाती थी। कुछ करने वाले होते तो मुल्क इस हालात तक पहुंचता ही ना। एशियन टाइगर बहुत अरसे का बन गया होता। इन्होंने एशियन टाइगर की बजाय एशियन पुसी कैट बना दिया उसको। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। गुफ्तगू हो रही थी कमल शोज़ेफ साहब से। आप वुमेन विंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली हैं। आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।